देखिए बच्चों, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 27, सॉरी क्या, एग्जांपल नंबर 27 एनसीईआरटी। क्या बोला जा रहा है? देयर आर 200 इंडिविजुअल। तो यानी यूनिवर्सल सेट सपोज करो, टोटल नंबर दिया जा रहा है, यानी उसका कार्डिनल नंबर, यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर, टोटल कितने इंडिविजुअल्स हैं? 200, 200। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, जिनमें स्किन डिसऑर्डर की समस्या है। ठीक है, उनके यानी पेशेंट्स हैं, सपोज करो 200 पेशेंट्स हैं स्किन डिसऑर्डर के। 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, और इसमें से 200 में से 120 इंडिविजुअल या पेशेंट ऐसे हैं जो C1 केमिकल से एक्सपोज हुए। उनके स्किन में जो डिसीज आई है वो किस केमिकल की वजह से आई है? C1 केमिकल की वजह, इस 200 में से। ठीक है, आगे बोला जा रहा है 50 टू केमिकल C2 एंड 30 टू बोथ। 50 लोगों को यानी 50 लोगों को दूसरे केमिकल की वजह से स्किन डिसऑर्डर हुआ है, और 30 लोग ऐसे हैं इनमें से जिनको दोनों की वजह से प्रॉब्लम स्किन डिसऑर्डर हुआ है, C1 और C2 जिनमें दोनों पाया गया है। मतलब 200 लोग हैं स्किन डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, जिनमें भी ये पाया गया कि 120 यानी 120 लोग ऐसे हैं जो कि केमिकल C1 की वजह से उनको स्किन डिसऑर्डर हुआ है। 50 लोग ऐसे हैं जो जिनको केमिकल C2 की वजह से डिसऑर्डर हुआ है, और 30 लोग ऐसे हैं जिनको C1 और C2 दोनों की वजह से डिसऑर्डर हुआ है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें देखिए फाइंड आउट ये करना है, पहला नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, जिन्होंने मतलब जो C1 से एक्सपोज्ड हुए हों लेकिन C2 से ना हुए। क्या? C1 से हुए हों लेकिन C2 से ना हुए। हमें ये C1 से हुए हों लेकिन C2 से ना हुए मतलब, अच्छा C1 से एक्सपोज्ड हुए हों C2 से ना हुए हों, तो कहने का मतलब यही होगा कि नहीं, C1 माइनस C2। क्यों बच्चों? यही तो होगा ना, हमें C1 माइनस C2 का कार्डिनल नंबर चाहिए। अब ये पहले आप देखो, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि वेन डायग्राम से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो ज्यादा इजी रहता है समझने के लिए भी, और वैसे भी तो मैं वेन डायग्राम से ही समझा रहा हूँ। ये सपोज करिए केमिकल है, पहला वाला C1 और दूसरा वाला है C2। टोटल 200 हैं, C1 में 120। अच्छा, जब भी वेन डायग्राम से मैंने बोला है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करते हैं तो सबसे पहले करते क्या है, जो इंटरसेक्शन पोर्शन है उसको फिल करते हैं। देखो 30 लोग ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। ठीक, और C1 में क्या बोला जा रहा है? C1 में बोला जा रहा है कि 120 लोग सी, हाँ देखो 30 जो ये लिखा हुआ है ये C1 में है कि नहीं, C1 में है कि नहीं? तो यहाँ पर 90 90 आ जाएगा, और आप होल C1 को देखोगे तो 120 तो होगा। अच्छा, सेम यही चीज अगर आप C2 की बात करो तो 30 तो कॉमन में चला गया, 50 है तो यहाँ पे 20 बचेगा। अब जो हमसे पूछा जा रहा है क्या, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच आर एक्सपोज्ड बाय द केमिकल C1 नॉट बाय द C2, यानी C1 माइनस C2। अगर आप फिगर से देखिए तो C1 में से मैं कहूं कि C2 को माइनस करना है, तो जब आप सेडेड पोर्शन को मैं आपको पढ़ा रहा था तो C1 में से C2 को माइनस करोगे तो जो आपका पोर्शन बचेगा बच्चों वो यही पोर्शन बचेगा कि नहीं? और इस पोर्शन में आप देखो कार्डिनल नंबर यानी नंबर कितने हैं। तो ये पहला आंसर बच्चों हो गया। पहले पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछा जा रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज बाय द केमिकल C1 नॉट बाय द C2। तो C1 माइनस C2 में हमें नंबर चाहिए था तो वो आ गया 90। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से ही करने की कोशिश करो, इजी रहेगा, समझ में भी आएगा। मैथमेटिकल में जाओगे वहां पर जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको समझने में भी आपको 10 घंटे लगेंगे कि कैसे हो रहा है। इसलिए कोशिश यही करो कि आप इसको वेन डायग्राम से ही करने की कोशिश करो। इसी में सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है
केमिकल C2 नॉट बाय द केमिकल C1। चलो आप लोग बताओ तुरंत, अब तो बता सकते हो, C2 - C1 चाहिए। 20। ओके। एक और क्वेश्चन इसी में है। बाय द केमिकल C1 और C2, आपको ये पता है और किसमें लगता है? सेट थ्योरी में और का मतलब क्या होता है? यूनियन। यानी हमें चाहिए एन ऑफ C1 यूनियन C2। क्या? एन ऑफ C1 यूनियन C2। और बच्चों आपको इसका फॉर्मूला भी पता होगा मेरे ख्याल से। क्या होता है फॉर्मूला? एन ऑफ C1 कार्डिनल, कार्डिनल नंबर ऑफ C1 प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ C2 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। ये हो जाएगा C1 की वैल्यू कितनी है? 120 यानी 120। 120 plus 50 minus 30, then what will the answer? It is 140. Okay, these are the three answer of the given question. आया समझ में? ओके, आगे बढ़े। आए बच्चे मिसलेनियस एक्सरसाइज में आए? ओके। देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने शुरुआत में ही कहा था, सेट थ्योरी में उतना टफ तो अभी तक आपको नहीं। सेट थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है? डे टू डे लाइफ में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम, जैसे अभी इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ये देखा जाए तो एक प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम्पल है कि वैल्यू बेस्ड आप कह सकते हो। इसी तरह से आपको 1.6 एक्सरसाइज आपने सॉल्व की ही होगी, और रेफरेंस में जाओगे तो आपको इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम मिलेंगे। वर्ड्स तो इसमें बहुत लंबे चौड़े वर्ड्स लिखे रहेंगे, जिनको वेन डायग्राम या इस तरह से बना के सिंप्लीफाई किया जा रहा होगा और उसको सॉल्व किया जा रहा होगा। तो ये इसका एप्लीकेशन है। और मैंने कहा था सबसे टफर पार्ट बच्चों इसमें लगेगा आपको प्रूविंग, जिसमें आपको सेट थ्योरी में कुछ रिलेशंस या इक्वल सेट्स प्रूफ करना रहेगा, वो थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मिसलेनियस एक्सरसाइज में 4-6 प्रूविंग आपको मिलेगी जो अच्छी खासी प्रूविंग है, जिसमें हम आराम से समझाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जहां पे भी दिक्कत होगी बच्चों पूछना जरूर, क्योंकि क्वेश्चन करा एक दिन में एक क्वेश्चन हो वो हमें मंजूर है, बट समझ में आना चाहिए। नहीं मतलब ही क्या, एक्सरसाइज हम कराते रहें सिलेबस बढ़ता रहेगा, कोई मतलब नहीं। देखिए मिसलेनियस का जो पहला ही क्वेश्चन है, जो ये तो प्रूविंग का नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड है। एक सेट ए दिया हुआ है और बोला जा रहा है सेट ए है, और ए में क्या बोला जा रहा है कि x such that x belongs to the real number and and x satisfies the relation x square minus 8x plus 12 equals to 0। एक सेट ये है। दूसरा सेट बी है जिसको बोला जा रहा है 2 4 6, जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6। तीसरा सेट है सी, जिसमें है ये इनफाइनाइट सेट है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। एंड चौथा सेट डी है जिसमें केवल एक सेट है, मतलब एक एलिमेंट है 6। अच्छा, ईशान श्रीवास्तव, बेटा बताओ कि अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ। जतिन। वेरी गुड। सिंगलटन सेट। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एक है तो उसे सिंगलटन सेट कहें, पढ़ चुके हो आप लोग। तो फिलहाल ये चार सेट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में अवेलेबल है, और हमको करना क्या है? डिसाइड among the following four sets which set are subset of one another। कौन किसका सबसेट? इन चारों में कौन किसका सबसेट है? जैसे मैं यहाँ से देख के ही बता सकता हूँ कि सेट बी सेट सी का सबसेट है कि नहीं। इसी तरह से मतलब ये देखो, मुझे यहाँ से क्लियरली ये दिख रहा है बी इज अ सबसेट ऑफ सेट सी, डी एंड डी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सेट एंड डी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ बी। मतलब जो सेट डी है वो बी और सी दोनों का सबसेट है, जो सेट बी है वो केवल सी का सबसेट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, अभी ए के बारे में देखो, अभी ए क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं, ए के लिए हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये जो दिया हुआ है, बोला जा रहा है ये ऐसा रिलेशन है, ये अभी किस फॉर्म में है जो सेट ए दिया हुआ है? सेट बिल्डर में है या टेबुलर में है? ये सेट किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर में।
अभी इसको हमें रोस्टर और टेबुलर वेरोनिका एक ही होता है, अभी इसको हमको रोस्टर यानी टेबुलर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे? स्प्लिट करके इसके दोनों जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो स्प्लिटिंग मेथड आपको आता है, 12 है और यहाँ पे 6 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। लिख सकते हैं कि नहीं? 6 टू 8 होगा, 6 टू 12। अब यहाँ पर x अगर आप कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा x माइनस 6, माइनस 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा x माइनस 6। तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 6, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और वन बाई वन जब आप एक एक ब्रैकेट को जीरो के इक्वल करोगे तो सेट ए में दो एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से, 2, 6। क्लियर है? अब सेट ए आपको पता है, सेट ए आपको पता है, अब आप बताइए, अब सेट ए को भी ले लीजिए और बताइए ये किसका सबसेट है। A is a subset of B, A is a subset of C, और D क्या A का भी तो सबसेट है। यस। तो फाइनली ये हमें 6 रिलेशन मिल गए, मतलब कौन किसका सबसेट है हम आपके सामने रख दिए। जो सेट डी है वो कहीं ना कहीं ए बी और सी तीनों का सबसेट है। आप लोग एग्री करते हो इस चीज से? सेट जो डी है वो ए बी सी तीनों का सबसेट है कि नहीं? इसी तरह से जो सेट ए है, सेट ए बी और सी का सबसेट है। सेट ए जो है वो बी और सी का सबसेट है। और जो सेट बी है, सेट बी बच्चों सी का। ठीक है, बोलो। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में प्रूविंग तो नहीं थी, बस केवल आपको ये बताना था, 4 सेट्स आपको दिए हुए थे और आपको बच्चों ये बताना था कौन किसका सबसेट है। और प्रूविंग का क्वेश्चन जैसे स्टार्ट होता है नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर बच्चों कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 तक आपको सिर्फ और सिर्फ प्रूविंग ही मिलेगी। मैथमेटिकल प्रूविंग सेट की हमें करनी है। जो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे टफर होता जाएगा। फिलहाल जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से देखिए। Each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it, and if it is false, then give an example. पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पहला पार्ट क्या है? If x belongs to A, if x belongs to A and A belongs to B, then x belongs to B। हमसे ट्रू फॉल्स पूछा जा रहा है। अगर ट्रू है तो प्रूफ करो, और अगर फॉल्स है तो एक काउंटर एग्जांपल देकर उसको जस्टिफाई करो कि आप क्यों फॉल्स कह रहे हो। क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना है हमें यहाँ पे? देखिए बच्चों, हमारे लिए ये दो कंडीशन गिवन है, ये और ये गिवन है बच्चों। क्या? x बिलोंग्स टू ए ये भी पता है और a बिलोंग्स टू b ये भी पता है। देन के बाद जो लिखा हुआ है यानी कि x बिलोंग्स टू b, ये हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है क्या? x बिलोंग्स टू b। तो अब ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा देखते हैं। जरा आप एक एग्जांपल से पहले देखिए, अगर मैं ले लू सेट ए में 1, 2, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो x है वो सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं? सपोज करो उस x को मैंने क्या बोल दिया, हमारे लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये x है 2, आप 1, 2 या किसी और नंबर को भी ले सकते हो। अब यहां पर जो दूसरा बच्चों बोला जा रहा है क्या, a बिलोंग्स टू b। अब b कोई सेट है, लेकिन उसमें कौन कौन से एलिमेंट है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये बोला जा रहा है क्या, a, यानी कि 1। हाँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पर जो a बिलोंग्स टू b लिखा हो, क्या ये a एलिमेंट है क्या? ये सेट है ना? तो हाँ, बी भी सेट है, ए भी सेट है, यानी सेट बी में सेट ए इन्वॉल्व है, सेट ए का एलिमेंट नहीं। सेट बी में सेट बी में सेट ए इन्वॉल्व है, यानी कि 1, 2 ये सेट ए था, ये पूरा का पूरा रहेगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और भी कुछ एलिमेंट। अब देखिए, तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे यहां पे मैंने एक्स को क्या कंसीडर किया था, बोला क्या जा रहा था, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कोई एलिमेंट है, 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
हमने उस एलिमेंट को टू माना है कि टू जो है, यहां से मैं पूछूं बच्चों, टू बिलोंग्स टू ए, ये बात सही है कि नहीं? लेकिन अब मैं आपसे ये बोलूं कि टू बिलोंग्स टू बी, यही तो प्रूफ करना है, या यही तो पूछा जा रहा है कि अगर टू ए में है और ए सेट बी में है, तो यहां पर देखिए, टू ए में है और ये पूरा सेट ए बी में भी बिलोंग कर रहा है, ये दोनों कंडीशन समझ में आई कि नहीं? जो गिवन थी वो मैंने यहां पर ये और ये स्टेप लिखा। अब हमसे पूछ क्या रहा है? तो क्या जो एलिमेंट एक्स है, यानी जो मैं टू यहां पर ले रहा हूं, क्या जो एलिमेंट एक्स है वो क्या बी में बिलोंग करेगा हमेशा? अब बताओ, यहां पर ये जो है, ये तो एज अ सेट है, तो इसमें से तो आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इस सेट बी के लिए, सेट बी के लिए ये तीनों, ये चारों, ये वाली की बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, या इसकी बात करो, और जो सेट बी के लिए ये क्या है? एलिमेंट है कि नहीं? तो क्या टू जो है, टू क्या सेट बी में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर, है ना? अब आप लोगों में से कोई कह सकता है कि सर जो आप 4 5 6 लिखे हैं, अगर हम यहां पर लिख दें 2 5 6, तो कर जाएगा, कर जाएगा कि नहीं बच्चों? तो जो, लेकिन जो एक सेकंड बस, जो रिजल्ट होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। कहने का मतलब उसमें इफ और बट नहीं होना चाहिए कि ये कर देंगे तब ट्रू होगा, ये करेंगे, अगर ट्रू होना है तो सभी केसेस के लिए ट्रू होना चाहिए, राइट? तो हमने काउंटर एग्जांपल दिया कि अगर टू नहीं है, अब जरूरी थोड़ी सेट बी में टू रहे ही, हो सकता है ना रहे टू, तो क्या उस केस में ये कंडीशन सही होगी? तो बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन वी प्रूव द रिजल्ट दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी ये मतलब इसमें आपको ये लिखना है, इतना पूरा लिखने के बाद आप लिख दोगे देयरफॉर रिजल्ट वन, या जो भी क्वेश्चन नंबर वन दिया था, रिजल्ट वन इज फॉल्स। ट्रू और फॉल्स पूछा जा रहा था, हमने फॉल्स कह दिया, और ऊपर इसका काउंटर एग्जांपल से जस्टिफिकेशन भी कर दिया। आया समझ में? पहला क्वेश्चन। हाँ वर्णिका बोलो, क्या कुछ बोल रही थी? यस, बिल्कुल सही बोल रही हो, नो डाउट, क्या है इसमें? हम्म, बिल्कुल नहीं करेगा, सही बात है। सेट बिलोंग, जैसे ये पूरा का पूरा होल सेट हो गया ना, अब इसमें इसके अंदर आप नहीं जा सकते, क्योंकि सेट बी के लिए ये एक एलिमेंट हो गया है, ये पूरा का पूरा सेट इस सेट बी का एक एलिमेंट हो गया। अब इसके अंदर आप नहीं जा सकते कि इसके अंदर वन है, इसके अंदर टू है, तो बिल्कुल नहीं, हमारे लिए ये पूरा ये 1 2 एज अ सेट है यहाँ पर। ओके, ये मतलब बिल्कुल सेट बी में चार एलिमेंट, वेरी गुड। ये पूछा जाए कार्डिनल नंबर बताओ, तो आप बोलोगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज 4। ओके, आगे बढ़े। ओके, वेलकम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। इसी का क्वेश्चन नंबर टू है, और देखिएगा अभी टू और थ्री बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर टू जो है वो बोला जा रहा है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मैं अच्छा सबसेट के सिंबल से बच्चों कंफ्यूज मत होना, हाँ मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी। आप लोग बताइए क्या लगता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? अगर ए फॉल्स होगा, चलो हम भी एग्री करते हैं फॉल्स होगा, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक अगर फॉल्स है तो फिर जस्टिफिकेशन भी करते हैं, एग्जांपल बताइए कैसे करें? बोलो, आप ही लोग बोलो, अगर आपने फॉल्स बोला है तो। बिल्कुल सही बात है, चलो ये सबसे टॉप बी हो गया, सही है।
जैसे ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यानी यहाँ पर अभी जितना जितना आपके सामने है, तो यहाँ पर ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं, जो गिवन। अब हमसे पूछ जा रहा है कि क्या सेट ए सेट सी में बिलोंग करेगा, कर रहा है क्या, आपके सामने सेट सी मैंने लिखा हुआ। बिल्कुल, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, हेंस द रिजल्ट इज फॉल्स। क्लियर है सभी को? ओके, अब इसी का तीसरा पार्ट जरा देखिए। बोला जा रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब केवल इतना चेंज करने जा रहा है, तो रिप्रूफ यही करना है यहाँ पर, जो बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू है, इन दोनों को भी सबसेट बना दो। इन दोनों को क्या बना दो, सबसेट बना दो। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? हाँ, हाँ ट्रू है, बिल्कुल। आप इसको तो वेन डायग्राम से भी देख सकते हो। क्या, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, यही है ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो क्या ए सी का सबसेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। लेकिन अब देखिए, मैं प्रूविंग बता रहा हूं। कैसे प्रूफ, देखो, जो अगर रिजल्ट ट्रू है तो उसको आपको प्रूफ करना है, जो फॉल्स है उसको आपको एग्जाम्पल की हेल्प से, यानी काउंटर एग्जाम्पल देना है कि किस वजह से, या ये देखिए ये हमने एग्जाम्पल दिया जिस वजह से ये रिजल्ट फॉल्स है। तो फॉल्स वाले तो अभी दोनों हमने जो किया वो एग्जाम्पल की हेल्प से किया। अब ये ट्रू है। अच्छा, अब बिना हमको किए कैसे पता चलेगा ट्रू है या फॉल्स? चलो ठीक है, आपने मान लो बता दिया, हो सकता है किसी बच्चे को कंफर्म ना हो कि ट्रू है या फॉल्स है। तो आप अपने आप को चेक करने के लिए रफली आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि हाँ, पहले देख लें कि रिजल्ट सही है या गलत। अगर सही हो रहा है तो फिर आपको मैथमेटिकली इस रिजल्ट को प्रूफ कर, अगर एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट दिखाना है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये प्रूफ करना है बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके लिए कैसे प्रूफ करते हैं? अगर आपको ये प्रूफ करना है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप ये लिखेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब सेट ए में कोई एलिमेंट हम बिलोंग करा देंगे, ले लेंगे, और फिर किसी भी तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन या स्टेप्स लगाकर, या जो कंडीशन गिवन है उनकी हेल्प से, अगर हम इस स्टेप पर पहुंच जाएं, किस स्टेप पर, एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एज्यूम करेंगे कि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है। एज्यूम करेंगे कि सेट ए, मतलब एलिमेंट एक्स जो है सेट ए में बिलोंग कर रहा है, और उसको अगर हम सेट बी में पहुंचा दें, यानी इसका मतलब ये हो गया कि एक्स जो है ए में हमने लिया था, और वो एक्स जो है बी में भी हो गया। दिस विल इंप्लाइज दैट बच्चों ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये प्रूफ करने का तरीका होता है। क्या, अगर आप वेन डायग्राम से ही देखो, ये सेट ए है, यहाँ पे बच्चों एक एलिमेंट लिया मैंने एक्स, और ये सेट बी है। हमें ये दिखाना है कि सेट ए बी का सबसेट है। तो अगर सेट ए का एलिमेंट एक्स जो है, अगर एक्स जो है ए में है, तो एक्स डेफिनेटली बी में होगा कि नहीं, अगर ए बी का सबसेट है तो। क्योंकि बी तो ए को पूरा कवर कर ही रहा है ना, तो सेट अगर एक्स ए में है तो एक्स को बी में होना पड़ेगा कि नहीं। अगर मैं आपसे यहां पर ये कह दूं, एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो क्या ए बी का सबसेट होगा? हम कह रहे हैं यहाँ पे, आप वेन डायग्राम से ही देखो, एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर ए में है एक्स और बी में नहीं है, तो क्या कभी भी ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये बात सही होगी? तो ये हाँ, ये हो जाएगा, इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अगर सबसेट, भाई सबसेट का मतलब, डेफिनेशन आपने सबसेट की क्या पढ़ी है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए belongs to the set B, then we say that A is a subset of B, right? तो ये सबसेट को प्रूविंग करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, क्या, कि अगर आपको A इज अ सबसेट ऑफ B प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे आप, इधर वाले सेट में, सेट A में आप X को बिलोंग करा दो, और फिर जो कंडीशन गिवन है या जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी हेल्प से आप उसी X को अगर B में पहुंचा दो, तो ये प्रूफ हो जाएगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कि मतलब जो सेट का एलिमेंट आपने, ए का एलिमेंट आप ले रहे हो, और वो एलिमेंट अगर बी में भी आप दिखा दो कि ये ए में भी है और बी में भी है, देन दिस विल प्रूव दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी।
अब वही चीज यहाँ पर अब हम यूज करने जा रहे हैं। ये मैंने अभी केवल इतना समझाया कि कैसे प्रूफ किया जाता है कोई, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि दिस वन इज अ सबसेट ऑफ दिस वन, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, अब देखिएगा मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। बच्चों मैं ले रहा हूं लेट एक्स, हमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। टू प्रूव, यही प्रूफ करना है कि नहीं बच्चों? लेट लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब मैं आगे देखिए, अब हमारा टारगेट क्या है, एक्स को कहां पे पहुंचा दें। अगर एक्स सी पे बिलोंग कर जाए तो काम हो गया कि नहीं हमारा? वर्णिका बाद में अटेंडेंस लेके भेज देना, हाँ। ओके, तो x बिलोंग्स टू ए है, हमको सी में पहुंचाना है, लेकिन अभी डायरेक्टली ऐसे तो पहुंचा नहीं सकते। अब ये जो दो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, ये किस दिन काम आएगी? चलो, अगर x ए में है तो मैं अगले स्टेप में लिखना, यहाँ पे इंप्लाई का साइन लगाते हैं बच्चों। इसका मतलब ये होता है दिस विल इंप्लाइज दैट दिस, क्या x ए में है तो मैं लिख रहा हूं x बी में भी होगा, एज इट इज गिवन दैट a इज अ सबसेट ऑफ b। एग्री करते हो कि नहीं? अगर x ए में है, अगर x ए में है तो बिल्कुल आप ये लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। ये भी सही, बिल्कुल लिख सकते हो। ओके, गलत नहीं है जो आपने बोला, ये भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। लेकिन फिर अगले स्टेप ये आएगा x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी। बीच में और लग गया ना, क्या ये कंफर्म है कि x सी में होगा? ओके, अब यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू ए, फिर मैंने लिख दिया दिस विल इंप्लाइज दैट x आल्सो बिलोंग्स टू b। क्यों मैंने लिख दिया कि x b में बिलोंग करेगा? क्योंकि हमें ये गिवन है a इज अ सबसेट ऑफ b, और अभी भी हम लोगों ने पढ़ा अगर a जो है b का सबसेट है तो a का हर एक एलिमेंट b में होगा कि नहीं? तो अगर x a में है तो x b में भी होगा। इसी तरह से दिस विल इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c, एज इट इज आल्सो गिवन दैट द सबसेट ऑफ c। बी का हर एक एलिमेंट सी में बिलोंग करेगा कि नहीं? तो अगर एक्स बी में बिलोंग कर रहा है तो एक्स सी में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये गिवन है कि बी जो है वो सी का सबसेट है। अब हम जो चाहते थे बच्चों हो गया, हमने ए में लिया था और एक्स सी में आ गया। दिस विल इंप्लाइज दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी। प्रूफ हो गया, यानी रिजल्ट इज ट्रू। थर्ड पार्ट है ये। आया समझे? इतना ही, एक दो तीन चार, ये चार लाइन में इसका प्रूफ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन आराम से करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रूविंग वाला है, आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा। थोड़े थोड़े एग्जांपल्स, थ्योरी, कॉन्सेप्ट जो भी अभी तक आपने पढ़ा है बच्चों सेट थ्योरी में, वो सबका सब यहाँ पे यूज करना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आए। काम चलाऊ नहीं रहना चाहिए। इसका फोर्थ पार्ट है, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट, हाँ, एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देन A is also not a subset of C। अगर A B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है, तो A भी C का सबसेट नहीं है। ये बात ट्रू होगी या फॉल्स, क्या लगता है आपको? मैं देखो अभी तुमको एग्जांपल देता हूं। मैंने लिया सेट A, इसमें एलिमेंट ले लिया 1 2, और मैंने लिया सेट B, इसमें मैंने एलिमेंट ले लिया 3 4 5। ओके, फिर एक सेट मैंने ले लिया C, और इसमें मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 6 8। अब पहले इधर की देखिए, दो कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं? ए बी का सबसेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, दिख रहा है आपको, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का एलिमेंट बी में नहीं है। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, बी के सारे एलिमेंट सी में भी नहीं है।
अब जो लास्ट में जो प्रूफ करना है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, क्या ए सी में है या नहीं है, बताइए देख के, जो मैंने एग्जांपल लिखा।